दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। आज के दिन भी दोस्तों वही कहानी, पिछले कुछ दिन से हम देख सकते हैं मार्केट को गिरता हुआ देख सकते हैं। 193 पॉइंट्स नीचे है, 0.75% की मंदी। निफ्टी बैंक भी उतना नीचे, मिड कैप भी उतना नीचे और स्मॉल कैप की तो हालत काफ़ी ख़राब, 2% के साथ में क्रैश। मैक्सिमम कंपनीज के स्टॉक्स नीचे हैं। सेक्टर्स भी देख लेते हैं। तो आईटी आज थोड़ा सा तेज था, सरकारी बैंक्स के अंदर भी प्लस में क्लोजिंग है, बट कुछ खास नहीं है यहाँ पे। और रियल्टी काफ़ी पिटा, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, फाइनेंस, एनर्जी सब कुछ नीचे आके बंद हो चुका है। अब देखिए बार बार रीज़न वही होता है, ट्रंप। अब देखिए अब नई कहानी शुरू हो चुकी है। जैसे कि आपको बताइए कि ट्रेड डील अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है, तो अब जो यूएस है वो ब्लेम कर रहा है इंडिया को इसके लिए। आप देख सकते हैं जो वहाँ का कॉमर्स सेक्रेटरी है, उसने कहा था कि मोदी जी ने ट्रंप को कॉल नहीं किया, अगर कॉल कर देते हैं तो ट्रेड डील साइन हो जाती है। ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे बोली है। अब देखिए इसके रिप्लाई के अंदर इंडिया ने बोला है कि ये एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि हमने तो कॉल किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि पीएम मोदी ने ट्रंप के साथ में कॉल पर 8 बार बात की है। और इसको लेकर काफ़ी सारे आर्टिकल्स हमने डिस्कस भी किए थे, कि जिसमें हमने देखा कि 35-35 मिनट की कॉल पे बात हो रही थी। उस दिन मैंने आपको बताया भी था, पता नहीं क्या बात करें 35 मिनट तक कॉल पे। बट अब यूएस बोल रहा है कि कोई कॉल नहीं गया, और यहाँ पे इंडिया बोल रहा है कि काफ़ी बार बात हो चुकी है, 35-35 मिनट की कॉल हो चुकी है। तो कहने का दोस्तों मतलब ये है कि ट्रंप अभी अप्रूवल नहीं देगा। जिस तरह का डेटा अभी देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि टैरिफ बढ़े। 500% तो मैक्सिमम कैप इसकी। अगर ये 50% का टैरिफ 100% भी हो जाता है तो भी बहुत ज़्यादा डैमेज करेगा इंडिया को। और इसके रेस्पॉन्स के अंदर इंडिया ने क्या बोला वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंडिया देखिए दोस्तों बोल चुका है कि पूरी तरह से अवेयर है इसको लेकर, काफ़ी केयरफुल है और मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को। यानी 500% का जो टैरिफ है वो नहीं लगे, उसकी पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, क्योंकि कुछ ना कुछ गलतियां तो हो जाती है। अभी रिलायंस की हमने कल बात की थी, जिसके अंदर भी कुछ डेटा हमने देखा कि रशियन जो ऑयल के शिप है वो इनके प्लांट पे मिले। तो यूएस को इस सब चीज़ों की खबर है और यूएस के समय काफ़ी एक्टिव है। देखते हैं क्या होता है। जब तक इंडिया थोड़ा सा सख्त कदम नहीं लेगा या फिर सख्त रिप्लाई नहीं करेगा, जब तक ये व्यक्ति रुकने वाला नहीं है। आप जितना दबोगे उतना लोग आपको दबाएंगे। वही चीज़ अभी इंडिया कर रहा है और ट्रंप दबाते जा रहा है। देखते हैं दोस्तों आगे चल के क्या कुछ ठोस रिप्लाई इंडिया भी कर पाता है या फिर नहीं। ये सिचुएशन अभी के समय, और इसको लेकर आप देख सकते हैं निफ्टी का वीकली चार्ट आपके सामने है। रेसिस्टेंस लिया ऑल टाइम हाई पे, प्रॉफिट बुकिंग, वापस से भी रेसिस्टेंस पटका हुआ है। लेकिन चलो ठीक है, लॉन्गर टर्म का जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव है, क्योंकि सपोर्ट ऊपर शिफ्ट कर रहा है। डी चार्ट का व्यू देखिए शॉर्ट टर्म का काफ़ी नेगेटिव है। हमने देखा कल के दिन एक ब्रेकडाउन, उसके बाद में हमने आज भी देखा एक ब्रेकडाउन। अब अगला सपोर्ट कहाँ पे है? देखिए अगले सपोर्ट का देखना काफ़ी सिंपल होता है, जहाँ पे आप ये बेस देख सकते हैं और उसके बाद में काफ़ी अच्छी तेजी बनी थी निफ्टी की, और ये कुछ सपोर्ट का लेवल हमने देखे थे, तो ये ब्रेक हो गया। तो इसका मतलब कितना है? देखो प्राइस वगैरह अपन डिस्कस नहीं करता है, जस्ट मैं आपको कैलकुलेशन बता सकता हूँ कि 1.23% नीचे अब निफ्टी का सपोर्ट है। कोई गारंटी नहीं कि वहाँ तक गिरेगा, लेकिन हाँ चार्ट के अंदर अभी यही सिचुएशन देखने को मिल रही है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है। कल परसों तो मार्केट बंद है, मंडे को किस तरह की एक्टिविटी होती है उसको चेक करते हैं। अब देखिए दोस्तों कुछ कंपनीज को देखते हैं, कुछ बड़ी खबरें हैं। टेक्निकल्स के ऊपर बातचीत करते हैं, वैल्यूएशन देखते हैं, फंडामेंटल्स को देखकर सीखते हैं। और कल के दिन डी मार्ट के Q3 के रिजल्ट आने वाले हैं, तो उसको लेकर मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशन है वो आप यहाँ पे देखिएगा। हो सकता है कल वीडियो लेट आए या आए नहीं, तो ये डेटा आपके पास में होना चाहिए ताकि आप कंपेयर कर पाओ। फर्स्ट जो कंपनी है इसका नाम है HDFC बैंक, और स्टॉक आज कुछ खास नहीं कर पाया। HDFC बैंक में रिटेल जो स्टेक है वो अभी अपने लोएस्ट पॉइंट पे आ चुका है 5 साल के, यानी रिटेलर्स के पास में अब ये बैंक नहीं है। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ऑब्वियस है छोटी कैपिटल के साथ में आते हैं, और बड़ी कंपनीज के अंदर छोटी कैपिटल डालोगे भी तो मल्टीपल वो नहीं होगी। HDFC बैंक को मल्टीपल होने के लिए 10-15 लाख करोड़ रुपीस का मार्केट कैप बढ़ाना होगा, तब जाके इन्वेस्टर के 20-30 हज़ार या 1 लाख रुपए डबल हो पाएंगे। तो ये रीज़न है यहाँ पे इसके पीछे का। इसके बाद में हम आते हैं मस्टॉक को देखते हैं। यहाँ पे स्टॉक ने
₹20 ऊपर जाके क्लोजिंग दी। सुबह 9:36 के आसपास की न्यूज़ है कि इंडियन नेवी ने अप्रूव कर दिया है टेंडर। मस्टॉक और एक और कंपनी है उसके साथ में। ऑर्डर कितने का मिलेगा? 72,000 करोड़ रुपीस का। सो यहाँ पे टेक्निकल क्यों इसके वीक हो रहे हैं, मतलब इतनी अच्छी न्यूज़ आ रही है, कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, उसको एक बार अपन चेक करते हैं आगे चल के। E2E, देखिए नाम है एनवीडिया का। नहीं दोस्तों, खुश नहीं होना है, एनवीडिया के साथ में इसको कोई टाई अप नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं मिला है, बल्कि E2E ने एनवीडिया की चिप्स या जीपीयू हम बोल सकते हैं, ये एक्वायर किया है अपनी खुद की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। मतलब E2E खुद एनवीडिया का क्लाइंट बन गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नेटवर्क वाली सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलेगी, जस्ट समझाने का पॉइंट है, क्योंकि काफ़ी लोग इस न्यूज़ को गलत तरीके से पढ़ सकते हैं। बाकी मार्केट सब कुछ है, आपको रिफ्लेक्शन देता है। न्यूज़ अच्छी होती है और स्टॉक चलता है, इट मीन्स वाकई में न्यूज़ अच्छी है। न्यूज़ ख़राब है, स्टॉक गिरता है, यानी सही में न्यूज़ ख़राब है। कुछ उल्टा होता है तो फिर समझ जाओ। वारी एनर्जीज, यहाँ पे 2.5% की गिरावट देखने को मिली है। देखिए कंपनी को ऑर्डर मिल चुका है 105 मेगावाट सोलर मॉड्यूल का। ऑर्डर पे ऑर्डर मिलते जा रहे हैं, बट कंपनी का स्टॉक नहीं चल पा रहा है। Q3 की गाइडेंस अच्छी नहीं है इस कंपनी की, तो इन्वेस्टर्स अभी जस्ट वही सोच रहा है। साथ में यूएस का एक्सपोजर इसके पास में काफ़ी अच्छा है। यूएस के अंदर भी इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है जो एक्टिवली वहाँ पे काम करती है। सो यूएस के साथ में इंडिया की जो भी मुश्किलें बढ़ रही है, उसको लेकर काफ़ी सारी जो कंपनीज़ है जो यूएस के अंदर काम करती है, उनका एक्सपोजर है, उनमें से इन्वेस्टर्स पैसे निकाल रहे हैं। आईटी कंपनीज तो है ही, साथ में ये भी कंपनी है और भी एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज है जहाँ से पैसे निकल रहे हैं। इसके बाद में देखिए आईएक्स को लेकर इन्वेस्टर्स को लग रहा था कुछ ना कुछ आउटकम आ सकता है जो कि अच्छा होगा कंपनी के लिए, लेकिन देखिए अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला है। पोस्टपोन्ड हो चुका है 19 जनवरी तक। तो और भी इंतज़ार इन्वेस्टर्स को करना पड़ेगा, और ऑब्वियस है ऐसी जब भी न्यूज़ आती तो पैसे निकलते हैं, क्योंकि कोई पक्की खबर तो है नहीं किसके फेवर में आएगा डिसीजन। 90% चांसेस है इसके फेवर में नहीं आएगा, 10% है कि आ सकता है। तो 7% के साथ में स्टॉक नीचे। अब देखिए हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले HDFC बैंक को 14% के साथ में स्टॉक नीचे अगर मिलता है तब जाके, मतलब देखो 20% मिलना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है, HDFC बैंक है, डिफेंसिव कंपनीज है, तो ऐसे में क्या करते हैं इन्वेस्टर कम से कम 14, 15, 20% का वेट करते हैं और उसके बाद में देखते हैं। जैसे यहाँ पे आपने अगर इसको वॉच किया होगा तो यहाँ से अच्छे पैसे बने हैं, ऑल टाइम हाई पे पैसे नहीं बनते इन कंपनीज में, काफ़ी अटकना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। तो हो सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स इसी वजह से काफ़ी कम हो चुके हैं इस कंपनी के अंदर। मस्टॉक, न्यूज़ अच्छी है, 72,000 करोड़ का ऑर्डर जिसमें 2 कंपनीज को मिलेगा। अब इसको कितना मिलता है आगे चल के देखते हैं। स्टॉक ऊपर से 30% नीचे आ चुका है, 30%। साथ में अगर अपने मेजर सपोर्ट पे पहुंचता है तो 22% यहाँ से और नीचे है। अब डाउन ट्रेंड कंप्लीटली आप इसको देख सकते हैं, जो टॉप है वो नीचे शिफ्ट करे, बॉटम भी नीचे शिफ्ट करे, कोई भी रिवर्सल यहाँ पे देखने को नहीं मिला। छोटा मोटा एक रिवर्सल आया था लेकिन वो फेल हो गया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि क्या कंपनी वास्तव में सस्ती हो रही है? इसका मतलब यह है कि ईपीएस क्या बढ़ते जा रहे हैं, वैल्यूएशन क्या नीचे आ रही है, क्या ये वैल्यू कंपनी बन चुकी है? अनफॉर्चुनेटली दोस्तों ऐसा नहीं है। इसका मीडियन आप देखोगे तो 21 का है। जब ये लिस्ट हुई थी कंपनी तब इसकी जो रियल वैल्यू मार्केट ने लगाई थी 10 का पीई, अभी के समय 40 के आसपास है। ठीक है, साथ में आप ये देख सकते हैं कि अभी पिछले कुछ क्वार्टर से ये जो ईपीएस की बिल्डिंग है वो नीचे जाना शुरू हो चुकी है। सो जब तक ईपीएस बढ़ेगा नहीं, अर्निंग्स बहुत अच्छी नहीं आएगी जब तक वैल्यूएशन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। सो नंबर्स देखते हैं इस क्वार्टर में कैसे नंबर्स आते हैं। स्टॉक अभी नीचे है, बट कोई वैल्यू इसमें वैसी नहीं है कि अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुका है। यहाँ पे जो नंबर्स है इसके खराब आ रहे हैं, उस बेसिस पे स्टॉक नीचे जाना बनता है, और स्टॉक अभी उसी बेसिस पे नीचे जा रहा है। क्या संभाल सकता है इसको? अच्छे रिजल्ट संभाल सकते हैं, टाइमली ऑर्डर जो कंपनी पूरा करती है उसको अच्छे प्रॉफिट्स आते हैं, उसके पास में पेनल्टी नहीं लगती है, तो वो सब चीज़ें कंपनी को करनी पड़ेगी। ऑर्डर से कुछ नहीं होगा, ऑर्डर को कंप्लीट भी टाइमली करना पड़ेगा। बाकी वैसे कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, टाइम टाइम की बात है। इसके बाद में E2E को देखते हैं। एनवीडिया के साथ में टाई अप तो नहीं है, लेकिन कुछ जीपीयू एक्वायर किया है ताकि इसकी खुद की एफिशिएंसी बढ़ पाए। एआई को लेकर कंपनी काफ़ी अच्छा फोकस कर रही है। नंबर्स का वेट है, बस पिछले क्वार्टर में तो अच्छे नहीं थे तो स्टॉक लुढ़क गया। अपने छोटे से स्विंग को कंप्लीट करता है तो भी 90% का गैप है। सुपर रिवॉर्डिंग
लेकिन सुपर रिस्की दोनों चीज़ें है इस कंपनी के अंदर। वारी रिन्यूएबल स्टॉक 34% नीचे है, मेजर सपोर्ट से अभी भी 20% का गैप बाकी है। सो होता क्या है, इन्वेस्टर गिरावट के अंदर बाइंग कर लेता है। जैसे मान लो 30% गिरा, इन्वेस्टर ने यहाँ पे बाइंग कर ली। अब इतना गिरने के बाद भी कुछ टाइम बाद जब स्टॉक अपने सपोर्ट पे पहुंचेगा तो उसके पोर्टफोलियो के अंदर 19% का लॉस दिखेगा। अब इसको अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, रिजल्ट को देख सकते हैं। ये जो ट्रेंड अप ट्रेंड में बदला था, देखो महंगा तो हुआ यहाँ पे, इन्वेस्टर ने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिफरेंस था, आई थिंक 25% का डिफरेंस था, तो महंगा मिला उसको। लेकिन उससे क्या हुआ, श्योरिटी मिली और आगे और पैसे बने। उसके बाद में रिवर्सल हुआ, स्टिल वहाँ से गैप था। सो टेक्निकल्स को फॉलो करना आना चाहिए और फंडामेंटल्स को भी देखना आना चाहिए। Q3 रिजल्ट को देखते हैं ताकि लॉसेस से इन्वेस्टर्स बचे। और कुछ अच्छा होता है, कुछ रिवर्सल्स आते हैं, कुछ अच्छी कमेंट्री आती है, तो चार्ट के अंदर आपको दिखेगा, जो अपन डिस्कस करेंगे। IEX अगेन कुछ खुशी की बात थी नहीं, छोटी सी न्यूज़ आती है, एक स्पाइक आता है, वापस से नीचे आ रहा है स्टॉक, तो कुछ खास नहीं। जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा, जब तक कुछ खास यहाँ पे नहीं होने वाला है। अब देखिए दोस्तों, डीमार्ट के ऊपर बातचीत कर लेते हैं। 17 रुपीज़ ऊपर है, आधे % की तेजी बनी है। पिछले कुछ दिनों से अपन नोटिस कर पा रहे हैं इसके स्टॉक में बाइंग हुई है, रिजल्ट आने से पहले की बाइंग है। यहाँ पे 4% के साथ में तेजी बनी, तेजी सस्टेन कर रही है। खराब मार्केट के अंदर भी स्टॉक ने प्लस में क्लोजिंग दी है। तो क्या एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है गैस से, वो चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे तो बातचीत ये चल रही है कि स्टॉक यहाँ से 63% ऊपर जाने के लायक है। 63% ऊपर है, किसने बोला है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे बोला है CLSA ने 63% ऊपर जाना चाहिए। 6105 रुपीज़ के टारगेट इसको दिए जा चुके हैं। अभी के समय 3745 रुपीज़ के आसपास है, तो यहाँ से अच्छी खासी ग्रोथ दिखती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हुआ क्या है, 13% की तेजी हमने देखी कंपनी की सेल्स में। सेल्स मैटर नहीं करती है, मैटर करता है इसका प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे आने वाले हैं इस क्वार्टर में, एक्सपेक्टेशंस वीक है, अंडर प्रेशर रहेगा इसका प्रॉफिट, क्योंकि लागत बढ़ चुकी है, नए स्टोर्स इसने ऐड किए हैं काफ़ी सारे, तो उसमें काफ़ी खर्चे आते हैं, उस वजह से प्रॉफिट के मार्जिन इसके कम हो गए। कितने कम हो गए, ये देखिए काफ़ी शॉकिंग है। 13% के साथ में कंपनी की सेल्स बढ़ी है, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है केवल 5% का आएगा, केवल 5% का। सो अगर एक्सपेक्टेशन खराब है तो स्टॉक कैसे चल रहा है किसी को नहीं पता है। रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट अगर एक्सपेक्टेशन से ऊपर आते हैं तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अदरवाइज फिर आपको पता ही है कि जो मेजर सपोर्ट है उसके बीच में 13% का गैप है। स्टॉक भले ही अभी इस हाई से 23% नीचे क्यों ना हो, लेकिन नंबर्स खराब आते हैं तो स्टॉक और गिरता है। और ये कुछ बेसिस ऐसे हैं जहाँ पे रिस्पेक्ट दी है स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा और पैसे बने इन्वेस्टर्स के। सो देखते हैं, कुछ अच्छे नंबर्स आते हैं तो यहाँ से रिवर्सल होता है या फिर स्टॉक अपने सपोर्ट तक पहुँचता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। कल की तीनों वीडियोस आप जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।